परियोजना चल रही है, कब तक ये परियोजना पूरी हो जाएगी और झज्जर इलाके के लोगों को फिर पानी की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा? झज्जर टाउन और 17 विलेजेस नियर बाई है जहाँ ये नहरी पानी की समस्या रहती है जी। उसमें 17 गांव हैं और झज्जर टाउन का ये प्रोजेक्ट है टोटल, और इसका 3 साल टाइम पीरियड है। 3 साल के अंदर 8300 लाख के काम होने हैं। तो उसमें फेस मैनर में पहले हमने झज्जर टाउन को लिया है और 17 विलेज को रॉ वाटर अरेंज करवाने का पहला काम हमारा चल रहा है, उसके लिए टेंडर लगा दिए गए। जगदीश जी, कुशाग्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। कुशाग्र जी पूछिए क्या कुछ। मेरा सवाल आपसे है सर कि पीडब्ल्यूडी में जब सप्लाई का एक नॉर्म होता है कि पानी किस स्तर का होगा जो सप्लाई किया जाएगा, क्या इसको फॉलो किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। पानी कम समझ में आता है, गंदा पानी ये तो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं लगता है, चाहे वो प्रशासनिक सर्किल की बात हो या आम जनता के लिए हो। तो उसके लिए एक नॉर्म्स होते हैं, क्या नॉर्म फॉलो की जाती है? मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है वहाँ। नहीं, गंदा पानी नहीं आना चाहिए सप्लाई में। किसी वजह से लोकल लेवल पे कोई कनेक्शन वगैरह, कोई लीकेज वगैरह की है तो मैं चेक करवा लेता हूँ इसको। भाई गंदा पानी नहीं आना चाहिए कहीं भी, पोर्टेबल वाटर मिलना चाहिए पब्लिक को, और हमारी कोशिश होती है कि हम पोर्टेबल वाटर ही पब्लिक को देते हैं। जी जगदीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर लोगों को गंदा पानी अगर मिल रहा है तो कहां पाइपलाइन लीकेज है, उसकी जांच आप करवाएंगे और हम अपनी टीम को एक बार फिर से उस इलाके में भेजेंगे कि क्या लोगों को अब भी गंदा पानी तो नहीं मिल रहा है। तो जगदीश जी आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही हमारे साथ प्रवीण खुराना भी लगातार हम बने हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं झज्जर से, और कुशाग्र जी भी लगातार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक के लिए यहां पर एक रुकेंगे और ब्रेक के बाद दर्शकों से भी हम कहेंगे कि वो भी हमें फोन कर सकते हैं इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखने के साथ साथ किस तरीके से वो घरों में पानी को बचा सकते हैं वो भी कुशाग्र जी से पूछ सकते हैं। पर फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हल्ला बोल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। गर्मियों में पानी की समस्या एक विकराल समस्या बनकर सामने आती है और यही वजह थी कि हमारी इस हल्ला बोल की पूरी टीम ने यह फैसला लिया कि इस बार पानी की समस्या पर हम हल्ला बोलेंगे। पानीपत, सोनीपत, करनाल, भिवानी, तमाम शहरों की हमने बात की और जब इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे तो एक बड़ी चीज जो निकलकर सामने आई कि प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ साथ लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार पानी को कैसे बचाया जाए। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए इसीलिए हमने मुख्य मेहमान के तौर पर कुशाग्र जी को स्टूडियो में बुलाया और यही बात सामने निकल कर रही है कि लोगों को क्या कुछ करना चाहिए जिससे पानी को बचाया जा सके। तो कुशाग्र जी, क्या कुछ मौजूदा स्थिति को देखते हुए तस्वीरें हमने लगातार दिखाई हैं अपने दर्शकों को, किस तरीके से लोगों को पानी की समस्या आ रही है, एक बेसिक घर में, आम घर में किस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है? मैं चाहूँगा इसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी अहम हैं। एक तो सामाजिक स्तर अब देखा जाए, एक दो जो सबसे पिछड़ा आर्थिक रूप से विपन्न जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, बीपीएल के नीचे वाले लोग हैं, उनकी तो सारी दिनचर्या इसमें ख़त्म हो जाती है कैसे अपना जीवन यापन चलाए जी। तो जो पानी मिलता है उस वहाँ बेजा इस्तेमाल की समस्या है नहीं। बेजा इस्तेमाल की समस्या है जो मध्य वर्ग हमारा जो है, जिसको सब कुछ चाहिए बट अपनी अकाउंटेबिलिटी अपने हाथ में नहीं लेता है। वो जब नल खोलेगा तो खोल के ब्रश करेगा जी, वो ग्लास में या मग में पानी लेके नहीं करेगा। वो जब नहाएगा तो झरने में ही नहाएगा, बिकॉज ही नोज, क्योंकि उनका सैलरी इतना है कि वो चलो 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे सकता है। बिल्कुल। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें तो काफ़ी पानी हम बचा सकते हैं, जो कि वहाँ भेजा जा सकता है जहाँ आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ पानी वाकई कम है और जहाँ बारिश भी कम होती है, वहाँ भेजा जा सकता है। तो हमको इग्नाइट करना पड़ेगा अपने दिमाग को। ये मध्य वर्ग जो है जिसको इसका संज्ञान लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय काफ़ी धुंधला दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि आने वाला समय काफ़ी धुंधला यहाँ पर दिख रहा है। कॉलर भी लगातार कुशाग्र जी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। गुड़गांव से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, रामेश्वर। रामेश्वर, क्या कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। हेलो रामेश्वर, हम आपको सुन पा रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल डॉक्टर कुशाग्र जी से यह है कि मैंने देखा वीडियो में आम आदमी तमाम शिकायतें कर रहे हैं कि उन्हें
प्रशासन की तरफ से पानी नहीं मुहैया कराया जा रहा है तो गंदा कराया जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि हम आम आदमी के अंदर जनरल कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं कि उनके अंदर भी थोड़ा सा वाटर प्रिजर्वेशन की जनरल कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाए। ये इसके उपाय मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर कुशाग्र से। बड़ा छोटा बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि कहते तो हम हैं कि इग्नाइट होना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? तो छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ। 15 रुपये का बिस्लरी वाटर आप खरीदते हैं तो क्या आप उसे हाथ धोते हैं? नहीं धोते हैं। वाह, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने 15 रुपये खर्च किए हैं। लेकिन जो आप एक चापाकल का एक हैंडल मारे, चलो पानी गिर भी गया तो क्या जाता है, पैसे तो लगे नहीं मेरे। तो ये वाटर अकाउंट ऑडिटिंग की भी बात है कि हम कैसे उसको ऑडिट करते हैं। हम समझते हैं कि इसमें सीधे पैसे तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन आप इमेजिन करिए कि एक साल कम बारिश हो और अनाज नहीं हो, तब आप पर वो पानी जो 500 लीटर आपने बर्बाद किया है वो भारी पड़ जाएगा। तो सोचने का नज़रिया थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। और मैं ये भी बात आपको कहना चाहता हूँ कि हरियाणा जो रीजन है वो काफ़ी सदियों से यहाँ पे कम बारिश होती आई है। तो अभी भी आप गांव में जाएंगे और अपने बूढ़े लोगों से बात करेंगे और उनकी दिनचर्या देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक लेसन होगा कि कैसे पानी बचाएं। उनका स्टाइल, उनका रहने का ढंग, उनके दिनचर्या, पानी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल और कैसे करते हैं। आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग एक टोटी वाला लोटे का प्रचलन है। वो क्यों है? क्योंकि वो डेजर्ट इलाके को सिंबलाइज करते हैं और टोटी से जब पानी गिराएंगे तो पानी कम खर्च होगा। यानी कि कुशाग्र जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो एक लोटा पुराने समय में चलता था जिसमें एक वो नली सी बनी होती थी। यानी कि पुराने जमाने के लोगों को बड़ा अवेयर थे वो लोग कि किस तरीके से पानी को बचाया जाए, क्योंकि उस समय एमसीडी तो था नहीं पानी सप्लाई के लिए ना जी। तो उनको खुद ही सोचना पड़ता था। किसी सरकार के यहाँ जाके अपनी बात रख नहीं सकते थे। तो उनको पता था कि बारिश की पानी से ही हमारा दिनचर्या है, एक दिन पानी नहीं मिलेगा तो हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन उनको पता था, ऑप्शन नहीं था उनके पास। कुशाग्र जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब एमसीडी का दौर है, पहले नहीं था तो लोगों को इस तरीके से मैनेज करना पड़ता था। एमसीडी का दौर है, एमसीडी की तरफ से करोड़ों रुपए इन तमाम योजनाओं के लिए बहाए जाते हैं कि लोगों को पानी मिल जाए, लेकिन पानी नहीं मिलता। तो ऐसे में अब एमसीडी के दौर में लोगों को क्या करना चाहिए? एमसीडी का दौर हो जाने से इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि हम अपनी जिम्मेदारी से बच जाएं। आपकी जिम्मेदारी है, पानी आपके लिए है। एक गिलास पानी, मैंने बड़ा छोटा सा एग्जांपल दिया कि बिस्लरी का पानी कोई बर्बाद नहीं करता है, बोतल का पानी कोई बर्बाद नहीं करता, हाथ नहीं धोता है। लेकिन वहीं नल का पानी हो, वहीं चापाकल का पानी का दर्द उनसे पूछिए जो 3 किलोमीटर से जाके पानी लाते हैं। और ये पानी का जो समस्या है, ये पानी कम आता है, ज़्यादा आता है, इतना ही नहीं है, ये जेंडर जस्टिस का भी मामला है। आपने देखा होगा पानी कौन लाता है? हमारी माँ लाती है, हमारी बहनें लाती हैं और 3 मील से जाके जाती है। तो समस्या एक और है कि अगर हम चाहते हैं कि जेंडर जस्टिस हो इस सोसाइटी में, इसमें महिलाओं को समान अधिकार मिले, तो आप सुनिश्चित करिए कि आप पानी कम खर्च करेंगे, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और बेजा इस्तेमाल से बचेंगे। कुशाग्र जी कई जगह पर तो इस तरह की भी समस्याएं आती हैं कि बच्चे सुबह से ही पानी इकट्ठा करने की कोशिशों में लग जाते हैं, वो स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई तक नहीं कर पाते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि पानी को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। आप पानी के बदले कोई और चीज़ ले नहीं सकते हैं। और आपकी स्थिति ऐसी नहीं है या आपने यहाँ ऐसी टेक्निक नहीं है कि आप कोई और अल्टरनेट मैकेनिज्म डेवलप करके, आपको वर्षा का पानी रोकना है और उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो वर्षा का पानी यहाँ पर रोकना है और उसी से आपको काम चलाना है। कुशाग्र जी एक और चीज जो आपने कही कि बारिश के पानी को यहाँ पर रोकने की जरूरत है। हरियाणा के तमाम ऐसे शहर हैं बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं, कंक्रीट पूरी तरह से बिछ गया है। ऐसे में जब बारिश होती है तो पानी नीचे नहीं पहुंच पाता है। इस तरह की समस्या से किस तरह निजात पाई जा सकती है? इसका उत्तर देने से पहले मैं एक थोड़ा सा हरियाणा का ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको। हरियाणा का नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट दोनों एक जैसे हैं और बीच में एक सॉकर शेपेड स्ट्रक्चर आता है। तो बीच का रीजन जो है वहाँ पे काफ़ी इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है नहरों के पानी के द्वारा। तो ये जो उत्तरी और दक्षिणी हिस्से हैं वहाँ तो पानी की एक्यूट कमी होती चल रही है, ग्राउंड वाटर नीचे जाता चला जा रहा है। ये बीच का जो लेवल है वहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है। तो सीधा सीधा सवाल है कि जब हमारा स्रोत केवल वर्षा का पानी है और वो भी हम कंक्रीट भर देंगे, रिचार्ज नहीं हो पाएगा, तो पानी वाटर लॉग होगा। तो पानी हमारे पास है, पानी उतना ही बारिश हुई, लेकिन हमने अपने उसको इस्तेमाल करने के तरीके को बदल के
उसको नेस्तनाबूद कर दिया उस पानी को। तो ये जो नई शहरें आ रही हैं, अर्बनाइजेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, या हमारी अपनी भी सोच है कि हमको गांव से शहर की तरफ शिफ्ट होना है, लेकिन हम अपना कल्चर गांव वाली नहीं लेके जा रहे हैं। वहाँ पे एक वैश्विक को हम ले रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं। वी डू नॉट वांट, हम नहीं चाहते हैं कि ग्रास का कवर हो, हम चाहते हैं कि कंक्रीट का कवर हो। और इसके इम्प्लीकेशंस आने वाले दिनों में आपको दिख रहे हैं, आज हाल ही में दिखना शुरू हो गए होंगे जी। तो लगातार यहाँ पर दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेश्वर जी एक हमारे साथ दर्शक गुड़गांव से जुड़े थे, जिन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल कुशाग्र जी यहाँ पर किया था कि किस तरीके से पानी को बचाया जाए, और हम अपने दर्शकों से कहेंगे वो इसी तरह से सवाल यहाँ पर करते रहे। कुशाग्र जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और इसी वजह से आज हमने इनको स्टूडियो में बुलाया था, चूंकि पिछले कई दिनों से कई शहरों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाई थी जहां पर पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और एक जो चीज इस पूरे 4-5 दिन में निकलकर सामने आई वो ये थी कि लोगों को अवेयर होने की बेहद जरूरत है, और यही वजह थी कि कुशाग्र जी को हमने यहां बुलाया ताकि हम अपने दर्शकों को एक जिम्मेदार होने के नाते ये बता सके कि आखिरकार किस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है, क्योंकि पानी अगर अब नहीं बचाया तो आने वाले समय में हाथ से निकल जाएगा। लगातार जरूरत है कि पानी को बचाएं, किस तरीके से उसको रिसाइकल करें, किस तरीके से उसको रीयूज करें। साथ ही कुशाग्र जी एक और सवाल, जिस तरीके से दर्शक को हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल किया था। लगातार दर्शक और भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। शहरी इलाकों में खासतौर पर बड़ी दिक्कत आती है, पानी को कहां इकट्ठा करके रखें। मैंने बताया कि जैसे आपने अपनी सुझाव दिया था कि ये कंक्रीट है तो आखिर इसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब आप कंक्रीट करेंगे पानी आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, आपके लिए उसको आर्टिफिशियल रिस्टोर बनाना पड़ेगा। और चूंकि ये ट्रॉपिकल जोन है, गर्मी का इलाका है, मच्छर है, तो एक और समस्या आपके लिए आने वाली है। हालांकि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लेके आई है कि अगर एक पर्टिकुलर सीमा से ज़्यादा अगर आपका सरफेस एरिया है तो आपको रेन वाटर हार्वेस्ट मैकेनिज्म रखना ही पड़ेगा। और ये समझता हूँ ये बहुत ही जायज़ सा लेजिस्लेशन है और काफ़ी हद तक इससे निजात पाई जा सकती है। तो जाहिर सी बात है जब तक हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे निजात इस समस्या से नहीं पाई जाएगी। शिवा एक दर्शक है इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हैं सिरसा से। शिवा क्या कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। शिवा आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, सुन रहे हैं आपकी बातें। शिवा पूछिए, क्या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। और एक गुजारिश यहाँ पर हम आपसे करना चाहेंगे और अपने सभी दर्शकों से कि जब भी वो हमसे बातचीत करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दे ताकि उनके और हमारे बीच बातचीत ठीक से हो पाए। पूछिए शिवा, क्या पूछना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ जी, मेरे को 3 साल हो गए थी वाटर से काम करते हुए जी। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ऐसे पानी इतना विकास केंद्र है जी, कोई बेहाल है जी, पानी रात को इकट्ठा करना पड़ता है, कोई बेतुका हाल है जी, ये पानी खिंडाने का बहुत बुरा हाल है जी यहाँ पानी खिंडाने का। तो शिवा ये दर्शक कुशाग्र जी हमारे साथ जुड़े थे जो कि कह रहे हैं कि घरों में पानी इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा जो एक प्राकृतिक तरीके से लोग लगातार घरों में पानी इकट्ठा करते आए हैं कि बर्तनों में बड़ी बड़ी बाल्टियां लोग खरीद लेते हैं, पानी उसमें इकट्ठा करके रखते हैं ताकि अगर एक हफ्ते तक भी पानी ना आए तो उनको किसी तरह की समस्या से दो चार ना होना पड़े। इसके अलावा और क्या तरीके हैं कि वो पानी को रख सकें अपने पास? अब थोड़ा सा मैं समय लूँगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए। उसको पहले हमको ये पानी आखिर आता कहाँ से इसको सोचना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया कि हरियाणा के पास कोई सतही जल का स्रोत नहीं है, जो इंडिपेंडेंट स्रोत जिसे कहेंगे कि उसकी नदी हो वहाँ से नदी। पंजाब पे डिपेंडेंट है, नहर की भी वही सिचुएशन है। एकमात्र स्रोत बनता है वो बारिश का पानी। अब जितना बारिश होगा हम उतना ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ग्राउंड वाटर से। और हालात ये है कि कहीं कहीं तो हम जितना लेते हैं उससे ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पूरे हरियाणा के स्तर पे देखा जाए तो बारिश हो जिससे पानी जितना रिचार्ज होता है उससे लगभग 100 BCM माने बिलियन क्यूबिक मीटर ज़्यादा पानी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जल स्तर तो जाहिर सी बात है नीचे जाएगा। जहाँ तक ये दर्शक का सवाल था, उनका कहना था कि कैसे स्टोर करें, तो ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी लिमिटेड हैं। पानी अगर साप्ताहिक आता है तो चूँकि आपको लाइवलीहुड सस्टेन करना है, पानी आपको स्टोर करना पड़ेगा। हाँ, कुछ सारे छोटे मोटे उपाय हैं, जैसे कि आप गर्म उबाल के पानी पिए। दूसरा है कि आप उसमें एलम डालें ताकि वो सैनिटाइज हो रहे। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट हमको लगता है कि डायरेक्टिव एक लेके आनी चाहिए उन एरियाओं में, खासकर जहाँ पे स्टोरेज की समस्या है, जिनको स्टोर करना पड़ता है पानी। तो जाहिर सी बात है ज़रूरत है कुशाग्र जी इन तमाम तरीके के उपाय अपनाने की। भिवानी से इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी क्या कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए।
मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये जो गांव में हर जगह समर्सिबल लगाए जाते हैं, क्या सरकार ने कोई पॉलिसी बना रखी है कि गांव के नजदीक कोई समर्सिबल ना हो, जिससे पानी का जल स्तर है जो वो नीचा जाए और पानी की दिक्कत पैदा हो? तो ये दर्शक जिनका कहना था, कुशाग जी पूछ रहे थे कि गांव में जिस तरीके से लगातार बोरिंग किए जा रहे हैं, पंप लगाए जा रहे हैं, इससे भी लगातार जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए? क्या और कोई ऑप्शन है इसके अलावा? एक वहीं जाहिर सी बात है, इस बात को बड़ी ही मैंने शिद्दत तरीके से समझना पड़ेगा कि स्टोर में पानी अगर 100 लीटर है, एक्सट्रैक्ट हम 150 लीटर करेंगे, तो 50 लीटर का गैप हम अगले साल के लिए करने जा रहे हैं, जल स्तर नीचे जाएगा। हालांकि दिल्ली में और एनसीआर में एक लेजिस्लेशन है कि आप एक्सट्रैक्शन के लिए वेल नहीं लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने काफ़ी वेलकम मूव लिया है और कहा है कि कंस्ट्रक्शन के जो काम हैं उसमें आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पानी है नहीं। पानी की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी आवश्यकता है पीने के पर्पज़ से, पहले वहाँ पानी हम सुनिश्चित करें। और सरकार को हरियाणा में भी ये रोक लगानी पड़ेगी कि ट्यूबवेल्स जो हैं, जो कि आजकल बहुत ही बहुयात्रा में बोर किए जा रहे हैं, उस पर स्ट्रिक्टली रोक लगानी पड़ेगी, तभी हम इससे निजात पा। कुशागर जी, सरकार ने तमाम तरीके की बातें यहाँ पर पहले भी की हैं, रोक लगाई है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार लोग बोरवेल कर रहे हैं। एक चीज और आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि गंदा पानी सप्लाई नहीं होना चाहिए, भले ही पानी कम सप्लाई हो, लोगों को क्या कुछ करना चाहिए अगर उनके पास गंदा पानी उनके यहाँ सप्लाई होता है? तो क्या कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसे ऑफिस है जहां पर उनकी सैंपलिंग वो करा सकें, उसकी जांच करा सके और ये पता लग सके कि हाँ ये पानी वाकई खतरनाक है? अभी एक ऑफिशियल थे जिनसे अभी बात हो रही थी, जैसे हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि गंदा पानी नहीं, तो उनको मानना पड़ा कि हम उस नॉर्म को हम नहीं सप्लाई करते हैं, हम देखेंगे, इसको चेक करेंगे। तो ऑफिशियली एक नॉर्म है, उसको फॉलोअप करना ही पड़ता। फिर भी अगर गंदा पानी आपके पास आता है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, एमसीडी के ऑफिस में वाटर क्वालिटी टेस्टिंग मशीन है। सरकारों ने गांव-गांव में वाटर टेस्टिंग किट पंचायत के थ्रू मुहैया कराई है। हरियाणा के बारे में मैं कुछ ज़्यादा कमांड के साथ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ हालांकि जहाँ फ्लोराइड की समस्या है वहाँ सरकार ने मुहैया कराई है, लोगों को भी ट्रेंड किया है। तो एक बार अपने मुखिया से या पंचायत स्तर के अधिकारी से इस बात की जानकारी लेनी पड़ेगी कि क्या उनके यहाँ ये व्यवस्था मौजूद है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे अप्रोच करें। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। नॉर्म्स सारे हैं, ये अगर हो रहा है तो ये कमी है, मिली भगत है। कुशागर जी, एक दर्शक है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पटौदी से, सोमवीर जी, पूछिए क्या कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा गांव बस्तपुर है जी, और हमने अपने गांव के अंदर जैसे वाटर सप्लाई की लाइन होती है, पाइप वगैरह डलवारी के, तो नालियां बना रखी है हमने पूरे गांव में जी, और वो पानी पूरा एक तालाब में क्लोज कर लेते हैं जी। तो लेकिन अब उसमें काफी यानी गंद यानी मिट्टी काफी हो गई है, 10-12 फुट करीब जी। तो उसके लिए अब कैसे क्या कार्रवाई करें जिससे कि वो उसकी सफाई हो? कुशागर जी, हमारे यहाँ मैं अभी बात कर रहा था कि हमें आज नहीं, हमें अपना बीता हुआ कल देखना चाहिए। और ये जो पूरा इलाका है राजस्थान और हरियाणा का, यहाँ पे हौज का बड़ा प्रचलन था। उसको रेहड़, मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा है, हौज जो बना दी जाती, हौज बनी जाती थी, तालाब थे यहाँ पे नेचुरल। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक खास समय के बाद उसकी सफाई जरूरी होती थी, ताकि जो मिट्टी जो उसमें जमा हुआ है लेयर, ड्रेजिंग करनी पड़ती है और एक करना पड़ता है। इवन तो कुआं भी जो पानी हम लोग लेते थे उसको एक खास समय के बाद उसकी सफाई करनी पड़ती थी, और ये बहुत ही आवश्यक काम है। अब इसमें मैं थोड़ा सा सुझाव दूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी जो मनरेगा प्रोजेक्ट जो आजकल है, उसमें इसके लिए सरकार काफ़ी अनुदान दे रही है। आप इसका सहारा ले सकते हैं अपने ग्रामीण स्तर पे, और उसको सफाई, उसकी ड्रेजिंग बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे पानी आपका गंदा मिलेगा। यानी कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने कोशिश एक बहुत अच्छी की है, लेकिन जरूरी है कि इस कोशिश को आगे भी ऐसे लगातार बरकरार रखें। उस पूरे जो कुएं की जो बात कर रहे थे उसकी ड्रेसिंग बेहद जरूरी है। ड्रेजिंग। तो हमारे साथ इस वक्त चरण सिंह, एक और दर्शक जुड़े हैं। चरण जी, क्या कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर जी। चरण जी, हमसे बात करें तो अपने टीवी